हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी द लॉ। मैं हूं ओम प्रकाश वर्मा और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन 38। ठीक है, चैप्टर 2 का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड आता है जो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। ठीक है, उसका पहला सेक्शन मतलब सेक्शन नंबर 38 हम देखने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन 38 का हेड क्या बोलता है? ट्रांसफर बाय पर्सन ऑथोराइज्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस टू ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर बाय पर्सन ऑथोराइज्ड मतलब ऑथोराइज्ड है पर्सन ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, लेकिन वो कहां ऑथोराइज्ड है? कुछ ही सर्कमस्टेंसेस में वो ट्रांसफर करने के लिए ऑथोराइज्ड किया गया है। ठीक है, मतलब यहां पर क्या दिए, जो पावर दी है वो लिमिटेड पावर ऑफ ट्रांसफर दी है। ठीक है, लिमिटेड पावर ऑफ ट्रांसफर की बात की है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कुछ सर्कमस्टेंसेस के एग्जिस्ट होने पर ही ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो सेक्शन की लैंग्वेज क्या बोलती है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, सेक्शन बोलता है where any person authorized only under circumstances in their nature variable to dispose of immovable property transfers such property for consideration alleging the existence of circumstances they shall as between the transferee on one part and transferor and other person affected by the transferor on the other part be deemed to have existed if the transferee after using reasonable care to ascertain the existence of such circumstances has acted in good faith। ठीक है, तो ये है थी उसकी लैंग्वेज। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, और ट्रांसफर कौन से सर्कमस्टेंसेस में कर सकता है, और वो सर्कमस्टेंसेस भी कैसे हैं? इन देयर नेचर वेरिएबल। ठीक है, मतलब वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग, एक जरूरी नहीं, कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इसके लिए कि कोई एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पर ही उसको क्या है अथॉरिटी रहेगी ट्रांसफर करने की। जो सर्कमस्टेंसेस है वो इन देयर नेचर वेरिएबल, मतलब वो वेरी कर सकते हैं। जो ट्रांसफरर है यहाँ पर, ठीक है, वहां अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में ट्रांसफर कर सकता है। ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है। ठीक है, हर एक केस के फैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, जो ट्रांसफर किया जा रहा है यहाँ पर क्या किया जा रहा है? विद कंसिडरेशन किया जा रहा है। ठीक है, और जो ट्रांसफर है, अब जो ट्रांसफरर है वो यहाँ पर बोनाफाइड एक्ट करना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, एन है, ठीक है, ये एक विडो है और ओल्ड हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्या, इसके मेंटेनेंस के लिए एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी, इसके हस्बैंड द्वारा दी गई थी। ठीक है, जिससे इसका मेंटेनेंस होना था। अब ये एक विडो है, ठीक है, इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके मेंटेनेंस पर्पस से दी गई थी। अब ये अपनी प्रॉपर्टी को क्या बी को ट्रांसफर कर देती है, अलेजिंग क्या बोलकर कि भैया जो मेरा मेंटेनेंस है, इस प्रॉपर्टी से जो इनकम अराइज हो रही है उस इनकम से मेरा मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब एक जो बी है, अब इस प्रॉपर्टी का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। अगर बी क्या करता है, बी की क्या ड्यूटी हो जाती है इस ट्रांसफर, इस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले, कि पहले तो ये एक्ट करे इन गुड फेथ। ठीक है, और दूसरा यूजिंग रीजनेबल केयर टू असर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस, कि क्या वो सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या इस प्रॉपर्टी से एक का जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो पा रहा है, कम पड़ रहा है जो इनकम है वो। ठीक है, अगर ये सब सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अगर इस सर्कमस्टेंसेस से सेटिस्फाइड हो जाता है और गुड फेथ में एक्ट करता है, तो जो ट्रांसफर रहेगा वो ए और मतलब ट्रांसफर और बी ट्रांसफर, इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? वैलिड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर उस सर्कमस्टेंसेस का एग्जिस्ट करना अगर सेटिस्फाई होता है और वो गुड फेथ में बोनाफाइड पर्पस से, बोनाफाइड इंटेंशन है उसका उस ट्रांसफर को करने से पीछे ट्रांसफर का, ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर रहेगा वो वैलिड माना जाएगा सेक्शन 38 के अंदर। जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी जो उसके पास थी वो किसके लिए थी? इसके मेंटेनेंस पर्पस से थी, ये इसको ट्रांसफर नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन इस वीडियो ने क्या किया? प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, क्या बोलकर कि ये जो प्रॉपर्टी की इनकम है इससे मेरा मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर बी जो है ट्रांसफर, उसकी ड्यूटी अराइज होती है, और ड्यूटी क्या रहती है कि पहले तो गुड फेथ में एक्ट करे, और दूसरा वो क्या करे? यूजिंग रीजनेबल केयर, एक रीजनेबल केयर रखे टू असर्टेन, इस चीज का पता लगाने के लिए कि क्या वो सर्कमस्टेंसेस, जिस सर्कमस्टेंसेस के कारण इसके प्रॉपर्टीज के पास थी, क्या वो सच में एग्जिस्ट कर रहे हैं? अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ठीक है, और जो ट्रांसफर और ट्रांसफर के बीच जो है कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या ट्रांसफर रहेगा, क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से, जैसे आप देखते हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है HUF, इसमें जो करता है, करता भी इसी तरह ऑथोराइज्ड रहता है। करता चाहे तो किसी भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस के लिए, जैसे मैरिज पर्पस हो गया या इस तरह का और भी कोई पर्पस के लिए, क्या है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ट्रांसफर बाय पर्सन ऑथोराइज्ड, क्योंकि वहां ऑथोराइज्ड होता है ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर कर्ता को क्या शो करना पड़ेगा?
कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे कि मुझे इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना पड़ा, साथ में वो जो सर्कमस्टेंसेस है वो उस दिन को एग्जिस्ट करने चाहिए जिस दिन ट्रांसफर किया गया हो, ठीक है, जिस दिन ट्रांसफर किया गया हो, एट द डेट ऑफ ट्रांसफर वो सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए। अगर इसके बाद में वो सर्कमस्टेंसेस अराइज हो रहे हैं तो वहां पर ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है, जिस दिन को आप ट्रांसफर कर रहे हो उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, साथ में आपका इंटेंशन बोनाफाइड होना चाहिए, ट्रांसफर विद कंसीडरेशन होना चाहिए, और अगर ट्रांसफर इन गुड फेथ में और अपने जो है रीजनेबल केयर का यूज किया था उसके बाद इस प्रॉपर्टी को परचेस किया है तो यह माना जाएगा कि जो ट्रांसफर हुआ है ट्रांसफर और ट्रांसफर के बीच ये एक वैलिड ट्रांसफर है। यही था आपका सेक्शन 38। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन 39 पर, ठीक है, अब बढ़ते हैं सेक्शन 39 पर। तो सेक्शन 39 का हेड क्या है? ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, ठीक है, ट्रांसफर जहां पर थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट है उसमें और वो किस मेंटेनेंस पर्पस के लिए, सिर्फ मेंटेनेंस नहीं, मेंटेनेंस एंड प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट और मैरिज, ठीक है, ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी है, जैसे यहां पे एग्जांपल देता हूं मैं, ए है, इसने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, जो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की इसमें से सी जो है इसको क्या था, राइट ऑफ मेंटेनेंस था, मतलब इसका जो प्रॉफिट आ रहा था, इस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट अराइज हो रहा था, इस प्रॉफिट का जो एक पोर्शन या पूरा का पूरा प्रॉफिट किसके मेंटेनेंस पर्पस से यूज हो रहा था, सी के मेंटेनेंस के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। अब इसने यह क्या की, प्रॉपर्टी डी बी को ट्रांसफर कर दी यहां पर, ठीक है। तो क्या ये जो बेनिफिट, सॉरी जो ये लाइबिलिटी इस पे है, किस पर, इस प्रॉपर्टी पर, ये जो लाइबिलिटी है क्या ये भी ट्रांसफर होगी? वैसे हम सेक्शन 8 में ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो उसके साथ साथ उसके लीगल इंसिडेंट जो होते हैं, ठीक है, वो भी ट्रांसफर होते हैं, लेकिन सिर्फ लीगल इंसिडेंट ही नहीं, अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई लाइबिलिटी है तो वो लाइबिलिटी भी ट्रांसफर होती है, ठीक है। यह सेक्शन इसी चीज के बारे में बात करता है। यहां पर इस प्रॉपर्टी पर लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी किस बात की, कि इसका जो भी प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट किस लिए यूज होगा, इस सी के मेंटेनेंस के लिए यूज होगा, और आपने ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी, बी को ट्रांसफर कर दी। अब अगर बी को इस बात का नोटिस है, ठीक है, किस बात का, कि भैया ये जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूं इस पर सी का मेंटेनेंस का राइट है, ठीक है, उसके बाद भी ये क्या कर रहा है, विद कंसिडरेशन इस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, ठीक है, मतलब पैसे देकर इसको परचेज कर रहा है, नॉन ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर है ये, ठीक है, नोटिस भी है, साथ में आप उसको पैसे देके खरीद भी रहे हो, मतलब आप पूरी चीज एक्सेप्ट कर रहे हो कि भैया ये प्रॉपर्टी ठीक है, तो ये जो मेंटेनेंस का राइट है सी का, ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा बी के ऊपर, मतलब जो मेंटेनेंस का राइट है ये बी के पास जो इंटरेस्ट आएगा इस पर लायबिलिटी हो जाएगी, सी को राइट रहेगा कि वो जो मेंटेनेंस का राइट इसकी प्रॉपर्टी मतलब बी से क्लेम कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपको नोटिस भी था उस बात का, आपने उसके बाद भी पैसे देके कंसिडरेशन देके उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, ठीक है, तो इसके लीगल इंसिडेंट के साथ जो लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाएगी। अब इस प्रॉपर्टी की जो भी प्रॉफिट हो रहा उस प्रॉफिट को सी क्लेम कर सकती है अपने मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इसे नोटिस नहीं था, ठीक है, किसको, जो ट्रांसफर है बी को नोटिस नहीं था और इसने फिर भी क्या है, विद कंसिडरेशन खरीदा, अब ये इसको इस तरह का कोई बात पता ही नहीं, इसने पूरी रीजनेबल केयर भी, ठीक है, सब कुछ किया, इसने जांच करने की कोशिश की, इसको पता नहीं चला कि इस तरह का कोई इस पर इंटरेस्ट या लायबिलिटी लगी हुई है, उसने क्या किया, विद कंसिडरेशन इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। तो यहां पर आपको नोटिस नहीं था ना, अगर नोटिस नहीं था तो भैया आप जो सी है वो आप क्लेम नहीं कर सकता इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से अपना जो मेंटेनेंस का राइट है उसको यहां पर वो क्लेम नहीं कर सकता। और अगर ट्रांसफर कैसा किया गया है, नो ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर किया गया है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर किया गया है, चाहे नोटिस हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता है यहाँ पर, अगर ट्रांसफर है वो विदाउट कंसिडरेशन, जैसे गिफ्ट दिया है, ठीक है, इस तरह का कोई ट्रांसफर है तो सी हमेशा सी को राइट रहेगा, ठीक है, कि जो लायबिलिटी है ये लायबिलिटी हमेशा उस ट्रांसफरी के पास चली जाएगी, ये सी कभी भी चाहे तो अपना जो राइट ऑफ मेंटेनेंस है बी से इसके प्रॉफिट्स पर क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो तीन केसेस होते हैं जहां पर ट्रांसफरी को नोटिस भी है और विद कंसिडरेशन खरीदा है तो भी आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर आपको मेंटेनेंस का या फिर प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट और मैरिज का, ठीक है, उसका कोई पोर्शन का यूज आप अपने मैरिज के पर्पस से या किसी और पर्पस के लिए यूज करते हो, इस तरह का ऑलरेडी आपको राइट है, ये जानते हुए भी उसने प्रॉपर्टी खरीद ली तो यार जो लाइबिलिटीज प्रॉपर्टी पर थी ये लाइबिलिटी आप पे भी आ जाएगी, ट्रांसफरी के पास भी आ जाएगी। अगर आपको नोटिस नहीं था और फिर आपने कंसिडरेशन खरीदा है तो इस तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, तो भैया ऐसे में सी क्या करे, ठीक है, सी का तो राइट मेंटेनेंस का राइट था, लेकिन यहां पर ये क्या हो गया, ये प्रोटेक्टेड हो गया,
ये बोनाफाइड ट्रांसफर ही है। बोनाफाइड ट्रांसफर ही मतलब इसने पूरी कोशिश की थी कि उस चीज की इंक्वायरी करने की, उसके बाद भी इसको पता नहीं लगा और इसने भी कंसिडरेशन खरीदा, तो इसके इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें। इसके इंटरेस्ट तो टीपीए ने प्रोटेक्ट कर दिया। अब सी का क्या होगा, जिसको जिसकी लायबिलिटीज पर थी, तो ये कोर्ट में जा सकते हैं, क्लेम कर सकता है, ठीक है। जो ट्रांसफर रहेगा उसके अन्य कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, या उसके अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बिलोंग करता है, तो जो भी अलग उसके उस फैमिली के जो भी लोग हैं उसमें से कोई प्रॉपर्टी, तो वहां से ये मेंटेनेंस का राइट कोर्ट दिलवा सकता है, ठीक है। तो ये क्लेम करने के लिए ट्रांसफर पर यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन ट्रांसफरी पर यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड किया गया टीपीए के थ्रू। और अगर आपका ट्रांसफर ग्रेट्यूटियस है, ठीक है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन अगर आपका ट्रांसफर किया गया है, तो चाहे नोटिस हो ट्रांसफरी को या नहीं हो, ठीक है, हमेशा सी क्लेम कर सकता है अपना राइट ऑफ मेंटेनेंस ट्रांसफरी पर। तो यही आपका सेक्शन 39 बोलता है, जहां पर ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज इंटाइटल्ड, यहां पर थर्ड पर्सन का क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है, काय के लिए, मेंटेनेंस के पर्पस के लिए या प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट। तो इस तरह की कोई लायबिलिटी अगर उस प्रॉपर्टी पे है, ये जानते हुए अगर ट्रांसफर किया है और अगर ट्रांसफर इन उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो ये इफेक्ट होंगे। तीन केसेस हैं, ठीक है, नोटिस प्लस कंसिडरेशन दोनों दिया है तो सी क्लेम कर सकता है। नोटिस नहीं है और आपने कंसिडरेशन देके खरीद दिया, मतलब बोनाफाइड ट्रांसफर हो गया, तो सी को कोई राइट नहीं रहेगा, वो ट्रांसफरर पर क्लेम करे। और अगर विदाउट विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया गया था, तो उस केस में भी क्या होगा, आप उसको क्लेम कर सकते हो, सी है वो अपना राइट ऑफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो ये था आपका सेक्शन 39, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।